कि जिस विधानसभा में अभी मैं हूँ, बहुत कम ही दिल्ली में ऐसी जगह मिलती है जहां निगम पार्षद भी और विधायक भी दोनों एक ही पार्टी से और यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि संघवाद का एक बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्गति सबसे ज्यादा है। ये दुर्गति सिर्फ 1 महीने पहले अगर फ्लैशबैक में हम जाएं तो हमने देखी है जब लोगों के घर में 8-8 फीट तक पानी का जलभराव था। जिम्मेदारी चाहे किसी की भी, लेकिन थी तो आम आदमी पार्टी की। लेकिन यहाँ पे भी एक असिस्टमैटिक एरर देखने को मिली। जो पानी निकल रहा था वो आपने कहाँ निकाला? पावर हाउस के पास जो सर्विस लेन उससे पानी निकल रहा था और अंदर से तो पानी आ रहा था, रोड फिर गंदा हो जा रहा था। आप ही का पार्टी के विधायक इस मौके पे जनता का फोन नहीं उठा रहे। अगली बरसात के अंदर मैं आपको चैनल के माध्यम से अपनी जनता को वायदा कर रहा हूँ कि अगली बरसात में ये जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, अगले साल हम फिर इस पर बातचीत अगले साल करेंगे। साउथ दिल्ली के अंदर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे रेवेन्यू का सोर्स बहुत तगड़ा है और एक्सपेंस के सोर्स कम है। जबकि अगर अपन नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो उनके पास बड़े बड़े अस्पताल खर्चे हैं। ऐसे में उनके कर्मचारी स्ट्राइक पर जाते हैं और सरकार पैसा नहीं देती। कोई बहाना नहीं होगा, सारे काम हम लोग करके देंगे, कोई बहाना नहीं होगा। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार की आप लोग बात करें, आप लोग ये चेहरा, ये जो इलेक्शन है फिर केजरीवाल के चेहरे पे ही लड़ेंगे। निश्चित तौर पे पोस्टर्स हमारे पार्टी के थे, उसके अंदर ये लिखा हुआ है अब एमसीडी में भी केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या केजरीवाल मेयर बनेंगे? कि आपको लगता है कि आपने 4-4.5 साल के अनुभव में कॉर्पोरेशन को पूरा जान लिया है या अभी जानने की और है? आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं 95% महाचोर आदमी है। सर, विधानसभा है देश के अंदर, लोकसभा है, राज्यसभा है, सबकी कार्यवाहियों का लाइव प्रसारण होता है। आपकी एक दिन की मीटिंग होती है, इसका लाइव प्रसारण क्यों नहीं करवाते? क्यों जनता अनिभिज्ञ रहे? आप लोग क्या कर रहे हो बैठ के वहां? तो फिर तो मैथ्स ये कहती है कि आप फिर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपके काडर वोट तो है ही। कांग्रेस का वोट तो आप पे गया था। कांग्रेस से लोगों की नफरत हो गई लोगों को। तो फिर 2019 में उनके साथ अलायंस मैं बता रहा हूँ ना, कोई अलायंस नहीं करना चाहेगा। कौन कह रहा है आपको? लोकसभा में अलायंस की बात कर, किस नेता ने कहा हमारे बता? लगातार आप अपने मन से बनाना नहीं, कोई गलत फहमी, बिल्कुल गलत फहमी है। मैं वीडियो चला दूँ आप। चलिए ठीक। आपको क्या लगता है कि आपके कौन से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से जनता आप पर दोबारा भरोसा जताएगी? और सबसे पहली बात, जनता तो बाद में जताएगी, पार्टी आप पर भरोसा जताएगी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव की विशेष सीरीज जनप्रतिनिधि के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हमारे साथ वार्ड नंबर 17S से निगम पार्षद प्रवीण कुमार मेहमान के रूप में हैं। प्रवीण कुमार पूर्व में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष भी रहे हैं। स्वागत है सर और धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस विधानसभा में अभी मैं हूँ, बहुत कम ही दिल्ली में ऐसी जगह मिलती है जहां निगम पार्षद भी और विधायक भी दोनों एक ही पार्टी से और यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि संघवाद का एक बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्गति सबसे ज्यादा है। ये दुर्गति सिर्फ 1 महीने पहले अगर फ्लैशबैक में हम जाएं तो हमने देखी है जब लोगों के घर में 8-8 फीट तक पानी का जलभराव था। जिम्मेदारी चाहे किसी की भी हो, लेकिन थी तो आम आदमी पार्टी की। देखिए, अभी जो आपने बात कही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक है और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, और बहुत अच्छी बात है। और इससे एक काम के अंदर गति मिलती है, क्योंकि सरकार अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की और निगम के अंदर वहाँ से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, उसकी गति आप ये आपने हमारे वार्ड के अंदर भी देख सकते हैं कि जितने भी काम हैं हमारे अंदर दिल्ली सरकार के, तो बहुत तेज गति से दिल्ली के अंदर हमारे वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं। आपने एक बताया कि अभी पानी 8-8 फुट भर गया। 8-8 फुट पानी कहीं नहीं भरा। समस्या क्या थी मैं बता देता हूँ आपको। समस्या क्या थी कि हमारे यहाँ पर 25 साल के अंदर पहली बार 2 से 3 गलियों के अंदर पानी जल भराव की समस्या आई। वो क्यों आई? उसकी समस्या थी कि डीडीए जो बिंदापुर वार्ड है उत्तम नगर विधानसभा के अंदर, उन्होंने हमारी मेन लाइन के अंदर जो सीवरेज जहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा था उसी के अंदर कनेक्शन कर दिया था, जिसकी वजह से डीडीए का जो बिंदापुर का जो पानी था और हमारी कॉलोनी का जो पानी था वो एक ही मेन लाइन से पानी का जो था वो आउटसोर्स जा रहा था, जिसके वजह से लोड ज़्यादा होने की वजह से बरसात बहुत हैवी हुई। इस बार बहुत सालों बाद इतनी हैवी बरसात हुई और मेन लाइन के अंदर लोड दोनों का होने के वजह से हमारे बी ब्लॉक की 2-3 गलियां जो थी वो पानी की वजह से इफेक्ट किया, जिसकी वजह से सीवर की वजह से। देखिए, 2 चीजें इसमें क्या होती है कि हमारा जो दोनों मसला क्या होता है कि पुराने जो हमारी जो समस्याएं थी कि पानी के लिए लाइन अलग, नालियों की जो ड्रेनेज है वो अलग बननी चाहिए थी, तो वो ड्रेनेज हमारे यहाँ नहीं बनी थी। अब उनके ऊपर पूरा काम चल रहा है प्रॉपर, और आने वाले समय में हम लोग ड्रेनेज बनाएंगे
जिससे कि पानी जो है वो बाहर जाना चाहिए, और सीवरेज का जो पानी है वो उसमें अलग जाएगा, तो उसके लिए समय लगता है। उसके 2 साल हमारे कोरोना की वजह से खराब हो गए। अगर कोरोना नहीं होता तो हमारे वार्ड के अंदर आप जाके देखेंगे, सीतापुरी के अंदर हमने मॉडर्न डिज़ाइन बनाया हुआ, मैंने एमसीडी की तरफ से हमने जो रोडें बनाई हैं और जो नालियाँ बनाई हैं वो आप देखेंगे एक मॉडर्न हमने डिज़ाइन किया है कि जो पूरे वार्ड के अंदर हम उसको हम एप्लीकेबल करेंगे। और एस्टिमेट हमारे बन चुके हैं काफ़ी। महावीर क्लेम में अभी दोबारा रोड बननी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि एक रोड की जो म्याद होती है 5 साल होती है। लगभग 5 साल कंप्लीट होने के बाद हम उसको रोड को बना सकते हैं। उसके एस्टिमेट बन चुके हैं, लगभग 100 करोड़ की लागत से हमारे यहाँ पर रोड और नालियाँ बनने का काम युद्ध स्तर पर शुरू होने वाला है। तो भविष्य में ये समस्या पानी की नहीं रहेगी, क्योंकि पुराने जो नेता थे, चाहे कोई भी निगम पार्षद या पुराने जो विधायक थे, उन्होंने रोड के और नालियों के जो डिज़ाइन थे वो सही तरीके से नहीं किए थे। एक रोड बनती है, रोड के बगल में ड्रेन बनती है, जिससे कि आपका बरसात का पानी जो वो बाहर डिस्चार्ज होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो बहरहाल जो नहीं हुआ है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि हम उसको भविष्य में दिक्कत नहीं आने देंगे। प्रवीण जी, मैंने बिंदापुर के निगम पार्षद से आपके इस सवाल का जायजा लिया था और उनका कहना था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा जो पानी है वो कहीं और जा रहा था। पहली बात। दूसरी बात, आपने 3-4 गलियों का जिक्र किया। मेरे पास वीडियो में तथ्य की मौजूदगी है। मैं 15-20 गलियां तो आपको यूं ही गिनवा दूंगा जहां पे इस तरीके की समस्या थी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारी जिम्मेदारी आपकी थी। मैं कई लोगों से मिला जिन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ टुल्लू पंप वगैरह की व्यवस्था निगम पार्षद द्वारा की गई है, लेकिन यहाँ पे भी एक असिस्टमैटिक एरर देखने को मिला। जो पानी निकल रहा था वो आपने कहाँ निकाला? पावर हाउस के पास जो सर्विस लेन है उससे पानी निकल रहा था, और अंदर से तो पानी आ रहा था, रोड फिर गंदा हो जा रहा था। तो आपको नहीं लगता कि एक पूरा सिस्टमैटिक एरर हुआ है? दूसरा, आप ही का आप पार्टी के विधायक इस मौके पे जनता का फोन नहीं उठा रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि विधायक जी आए भी मौके पे, और मैं तो 24 घंटे लोगों के बीच रहा, क्योंकि जब आपदा आती है तो आपदा के अंदर मेरा मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को उसके अंदर मदद करनी चाहिए थी। और 25-30 साल के अंदर पहली बार हमारे यहाँ पर ऐसी आपदा आई कि जिसमें 3-4 गलियां, एक 83 नंबर में प्रॉब्लम थी और एक 33, 34, 35 नंबर जो थी वो गलियां में प्रॉब्लम आई है। और जिनके जो बेसमेंट थे, देखिए जब पानी जब भरता है, सीवर लाइन में प्रॉब्लम आती है, तो जिनके मकान नीचे होंगे तो निश्चित तौर पे उनके नीचे मकानों के अंदर पानी भरेगा। तो वो समस्या कुछ मकानों के अंदर आई है, बट भविष्य के अंदर ये समस्या ना रहे। कोई आप एक चीज बताइए, जब रोड पे आप चलते हैं तो एक्सीडेंट भी होते हैं, कोई समस्या पहली बार आई है तो उसका समाधान भी होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगली बरसात के अंदर बिल्कुल निश्चित रहिए आप, बिल्कुल अगली बरसात के अंदर मैं आपको चैनल के माध्यम से अपनी जनता को वायदा कर रहा हूं कि अगली बरसात में ये जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, अगले साल हम फिर इस पर बातचीत अगले साल अब अगली चीज, दिल्ली में हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा निगम में बैठी भाजपा को टारगेट करने के लिए डेंगू का महाअभियान, डेंगू के खिलाफ महाअभियान फॉगिंग का चलाया जा रहा है। वो 272 वार्डों में फॉगिंग करवा रहे हैं। क्या उनको अपने निगम पार्षदों पर भी भरोसा नहीं है कि उन्होंने फॉगिंग करवाई है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है भरोसा। तो फिर 272 वार्डों में महाअभियान का क्या मतलब है? मतलब क्या है, अगर हम लोग दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, पूरी दिल्ली को, तो उसमें विश्वास ना करने वाली बात कहाँ से आई है? ना विश्वास ना करने वाली बात कहाँ से आई है? आप कैसे कह सकते हो कि विश्वास नहीं कर रहे? मैं बता 272 का मतलब ये है कि पूरी दिल्ली को हम टारगेट कर रहे हैं कि जो भाजपा शासित, देखिए 15 साल से दिल्ली के अंदर नगर निगम में सरकार है भाजपा की, ठीक है, वो फेल हुई है इस काम के अंदर। हम जहां जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद है, आप मेरा एग्जाम्पल लगा लीजिए, मैं 2.5 महीने से डिपार्टमेंट के पीछे लग के डेली जाता हूँ सुबह शाम और फॉगिंग करवाता हूँ। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी का पार्षद कर रहा है क्योंकि वो पर्सनल पेन ले रहा है। बट बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं बीजेपी के जहां पर आप ईस्ट दिल्ली में चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, उनके पास मशीनें नहीं है। मेरे पास, क्योंकि मैं ज्यादा चिंतित हूं, नॉर्थ के पास तो मशीन ना होने का एक कारण ये भी है ना कि उनके पास बजट नहीं है। नहीं, बजट एक्सपेंस बहुत समस्या वही है ना कि साउथ दिल्ली के अंदर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे रेवेन्यू का सोर्स बहुत तगड़ा है और एक्सपेंस के सोर्स कम है। जबकि अगर अपन नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो उनके पास बड़े बड़े अस्पताल हैं, खर्चे हैं, ऐसे में उनके कर्मचारी स्ट्राइक पर जाते हैं और सरकार पैसा नहीं देती। देखिए, आपको आज मैं बता दूं, पैसे की जो स्थिति है ना पूरी दिल्ली के अंदर सेम है कॉर्पोरेशन की। साउथ कॉर्पोरेशन के अंदर 2017 और 18 तक बहुत अच्छा पैसा था कॉर्पोरेशन के अंदर, बट जो अभी करंट के जो सरकार है उन्होंने उसको बिल्कुल खोखला कर दिया। जितना पैसा था सारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। उसके बाद से आज साउथ कॉर्पोरेशन के बाद भी बजट के क्राइसिस है, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, टीचर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे, दिल्ली सरकार ने दी है। दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त पैसा दिया हुआ है कॉर्पोरेशन को, लोन के रूप में दिया हुआ है, बट वो भी सारा पैसा 13,000 करोड़ रुपए की बकाये की बात आदेश गुप्ता बार बार कहते हैं।
तो फिर ये क्यों कहते हैं जब आपने अतिरिक्त पैसा दिया हुआ है तो? आपके चैनल के माध्यम से हाँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, एक भी रुपया दिल्ली सरकार का बकाया नहीं है किसी भी कॉर्पोरेशन का। पहली चीज, अगर बकाया है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा। आज तक कॉर्पोरेशन के जो भी नेता है वो कोर्ट क्यों नहीं गई, उनको पता है कि कोई बकाया नहीं है। तो वो और आपका दिल्ली सरकार ने लोन के रूप में तीनों कॉर्पोरेशन को पैसा दिया हुआ है। और दूसरी बात बता दूं आपको, 1600 करोड़ रुपए की एफडी की हुई है जो कन्वर्जन चार्ज की कॉर्पोरेशन की है। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है उसको तोड़वा सकते हैं, वो भी तो पैसा आपका ही है ना, उसको पैसे को यूज करवा लीजिए। और लास्ट आपको बता दूं कि 2022 के अंदर कोई बहाना नहीं रहेगा। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से भाजपा अपना कॉर्पोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार किया हुआ है, उस करप्शन को खत्म करने के लिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है। और बता रहा हूं आपको, कोई बजट की दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। निगम में हमारी सरकार होगी, दिल्ली सरकार हमारी होगी, कोई बहाना नहीं होगा, सारे काम हम लोग करके देंगे, कोई बजट का बहाना नहीं चलेगा उसके अंदर। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार की आप लोग बात करें, आप लोग ये जो इलेक्शन है फिर केजरीवाल के चेहरे पे ही लड़ेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है वो अपनी ईमानदारी के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर चुनाव लड़ती है। और निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के उसके अंदर ये लिखा हुआ है अब एमसीडी में भी केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या केजरीवाल मेयर बनेंगे? नहीं, केजरीवाल मेयर क्यों बनेंगे? नहीं बनेंगे। केजरीवाल के नुमाइंदे मेयर बनेंगे। अच्छा, नुमाइंदे मेयर बनेंगे। और दूसरी बात, आज दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी का काम देख लिया है। हाँ। दिल्ली के अंदर आज जिस तरीके से 2019 में काम नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था काम। तो फिर क्यों उस समय अर्ली स्टेज में थे हम लोग। आज बिल्कुल कंप्लीटली उनको विश्वास हो गया कि जो गलती हम लोगों ने 2017 के अंदर की थी वो अब दोबारा गलती नहीं करनी है। इसीलिए दोबारा 2020 के अंदर पूर्ण बहुमत दिया है केजरीवाल जी को। उसके बाद आज दिल्ली की जनता थक गई है बीजेपी को वोट देके। कॉर्पोरेशन के अंदर भी वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि 2022 के अंदर जिस तरीके से केजरीवाल जी दिल्ली सरकार के माध्यम से काम कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर कॉर्पोरेशन उनको दे दी जाएगी तो दिल्ली के अंदर जो विकास की गति है वो बढ़ जाएगी। कॉर्पोरेशन के मसलों पे आप किस प्रकार की समझ रखते हैं? मैं पहले ये सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। कहने का मतलब कि आपको लगता है कि आपने 4-4.5 साल के अनुभव में कॉर्पोरेशन को पूरा जान लिया है या अभी जानने की और है? देखिए, कॉर्पोरेशन एक बहुत वाइड एजेंसी मानता हूं मैं। दिल्ली के अंदर अगर कोई एजेंसी महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा तो मैं कॉर्पोरेशन को मानता हूँ। लगभग 38-40 विभाग कॉर्पोरेशन के आते हैं जो दिल्ली की जनता को, जिनसे आम जनता को मतलब जरूरत पड़ती है। और देखोगे तो जो सबसे ज्यादा अगर काम किसी को पढ़ते हैं, किसी पब्लिक को पढ़ते हैं, तो एक काउंसलर से पढ़ते हैं और कॉर्पोरेशन से पढ़ते हैं। इजी टू रीच होता है वो, इजी टू रीच होता है। आप उसके पास जा सकते हो तो काम पढ़ते हैं। अगर निगम पार्षद आपके पास अच्छे हैं, आपके काम करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर वाली सरकारों को भी बेहतर काम करने का मौका। मैं इसी से आपसे अगला सवाल लूंगा। दिल्ली सरकार के पास और एमसीडी के पास भी कुछ बजट स्कूल्स हैं, शायद आप इसके बारे में जानते होंगे। बजट स्कूल्स जो कि 5वीं तक एमसीडी के अंदर रिकॉग्नाइज्ड हैं और 5वीं से ऊपर यानी कि जो 8वीं तक चल रहे हैं, कई 10वीं और 12वीं तक भी चल रहे हैं, वो दिल्ली सरकार के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। इन सबको दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों द्वारा पैसा दिया जाता है क्योंकि ये दिल्ली सरकार और एमसीडी की जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं। ईडब्ल्यूएस की इनको सबसे पहली बात, इनको रीइंबर्समेंट मिलता है। कई लोग इसको ग्रांट कहते हैं। ग्रांट जैसी कोई चीज़ नहीं, पहले आदमी खर्च कर रहा है तो उसकी रीइंबर्समेंट है। मैं ईस्ट दिल्ली के कई स्कूल्स के अंदर गया जो कि बजट स्कूल्स हैं, जो कि एमसीडी के अंदर आते हैं। कई स्कूलों को 9-9 साल से एमसीडी द्वारा पैसा नहीं दिया गया। और मैं आपको बता दूं, साउथ दिल्ली की भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। साउथ दिल्ली के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि जो ईडब्ल्यूएस का पैसा गवर्नमेंट को, स्कूल्स को देना है, उन्हें एक साल तक अपने अकाउंट में रखा गया है। उसका इंटरेस्ट कहां गया वो तो बाद में करूंगा, लेकिन पहली बात मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि व्हाई एमसीडी टाइम पे पेमेंट क्यों नहीं करती? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात और आप मसला क्यों नहीं उठाते? और आपने ये बात मानी और अपने चैनल के माध्यम से आप बता भी रहे हो दिल्ली की जनता को कि भाजपा का, सर मेरी ज्यादा तारीफ मत कीजिएगा, अगला सवाल आप पे आने वाला है। भाजपा
का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, भ्रष्टाचार करना। और उनको पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, जितना पैसा लूटना है, स्कूल की बात कर रहा हूं, स्कूल की और किसी भी चीज में। अरे वो कूड़े में पैसा खा गए, जो आदमी स्कूल में पैसा खा गया, कूड़े में पैसा खा गया, तो छोड़ेगा क्या वो? चलिए, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने आज की डेट में। भाजपा का मन बना हुआ है कि जाते जाते विदाई तय है, क्या बेहतर है, विदाई तय है, और जाके आप प्रवीण जी आप क्या बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। अगर आप बेहतर है तो 2 सालों से ईडब्ल्यूएस का पैसा क्यों नहीं दिया? कौन से ईडब्ल्यूएस का पैसा? ईडब्ल्यूएस का रीइंबर्समेंट देना होता है। 2020 का पैसा अभी तक मिला नहीं है और 2021 के लिए फॉर्म्स तक नहीं निकाले गए। कई स्कूल वाले सुसाइड कर चुके हैं। आपके पास में ही एक नवजीवन स्कूल है, बजट स्कूल है, आप जाके उनके प्रिंसिपल से मिल लीजिए एक बार। मैं आपको एक चीज और बता दूं जी, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं 95% महाचोर आदमी है। ईडब्ल्यूएस के स्कूल के एडमिशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैंने 6-7 सालों के अंदर ईडब्ल्यूएस स्कूल के अंदर इतनी डीपली काम किया है। पूरी दिल्ली के अंदर इतना काम ईडब्ल्यूएस स्कूल के लिए नहीं किया जितना मैंने काम किया हुआ है बच्चों के लिए। मैंने जाके बाहर रोडों पे कैंप लगा के बच्चों के ईडब्ल्यूएस में एडमिशन करवाया। मैं वही बता रहा हूं आपको, जितनी नॉर्मल बच्चों की फीस होती है, जितनी नॉर्मल बच्चों की फीस होती है, वही फीस दिल्ली सरकार उनको पे करती है। सिस्टम क्या होता है ईडब्ल्यूएस के अंदर? 25% आपका जो भी कोटा होता है वो ईडब्ल्यूएस का होता है, उसमें गरीब का बच्चा पढ़ेगा। और सबसे पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वही चीज बता, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली चीज तो केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने जब दिल्ली के अंदर पहली बार केजरीवाल सरकार बनी, उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया ईडब्ल्यूएस के अंदर। पहले क्या होता था और अब क्या होता है उसका फर्क बताता हूं। पहले 1-1 लाख 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए देख के अमीर का बच्चा भी ईडब्ल्यूएस के अंदर पढ़ता था। कौन से स्कूल? मैं वही बता रहा हूँ, स्कूल से जो आप पीछे पुराना डेटा निकाल लीजिए। बजट स्कूल में कौन व्यक्ति 2 लाख रुपए देके एडमिशन लेगा? बता रहा हूँ तुम्हारे, मैं वही बता रहा हूँ, अपना कैमरा लेके जाइएगा स्कूल में और आपको मिल जाएगा रिजल्ट, क्योंकि मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकली और डीपली मैंने काम किया उसके अंदर। पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए दे के अच्छे स्कूल के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन करवा लेता था, उसको 12वीं तक पैसा नहीं देना पड़ता था फीस। केजरीवाल सरकार आई, उन्होंने देखा कि इसके अंदर भ्रष्टाचार होता है, तुरंत आके उन्होंने लकी ड्रा सिस्टम किया। लकी ड्रा का मतलब क्या है? मैं जानता हूं, बच्चों ने अप्लाई किया और उसके अप्लाई किया और सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आपको बधाई, कोई भी स्कूल आज की डेट में पैसा लेके अगर ये कहता है कि मैं ईडब्ल्यूएस में किसी का भी एडमिशन करवा दूंगा, तो इसका मतलब बिल्कुल गलत क्या है? बिल्कुल। तो ये ट्रांसपेरेंसी की जो बड़ी बात आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है उसके सवाल नहीं समझे सर। दूसरी बात, आप जो पैसे की बात कर रहे हैं कि कई स्कूलों की जो ग्रांट है वो जो पैसा जो है रीइंबर्समेंट, जो सरकार उनको पैसा देती है, एक ही बात है, ग्रांट बोल दो या रीइंबर्समेंट बोल दो। नहीं सर, ग्रांट दान हुआ। दान हम तब देते हैं जब अपनी मर्जी से देना हो, बिना किसी काम। ठीक है, रीइंबर्समेंट मांग लो, रीइंबर्समेंट बिल्कुल, रीइंबर्समेंट मांग लो। वो रीइंबर्समेंट इसलिए नहीं है, कई जगह क्या है कि कोरोना के वजह से 2 साल 3 साल के अंदर हर गवर्नमेंट के अंदर फंडिंग की प्रॉब्लम आई है। ठीक है, 2 साल से स्कूल नहीं खुल पाया कोरोना के वजह से। उसके वजह से कुछ स्कूलों की अगर पेमेंट पेंडिंग है तो वो पेमेंट आपको धीरे धीरे दिल्ली सरकार मिलेगी। सब आप ये कह रहे हैं कोई पैसा 1 भी रुपया दिल्ली सरकार बकाया नहीं छोड़ेगी। ये सेटिस्फैक्टरी जवाब है, ये सेटिस्फैक्टरी जवाब है। ये भी आपके घर में समस्या आती है, बिल्कुल देंगे। एक चीज आप बताइए, क्या कोरोना ने आपकी कमर तोड़ी है? सभी की तोड़ी है, फाइनेंशियली सभी की तोड़ी है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते तो उसकी भी कमर टूटती। हर व्यक्ति की कमर कोरोना ने तोड़ी है। ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार भेदभाव क्यों करती है जब फेवर्स देती है? तो अगर आपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स में छूट दी, तो क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी के टैक्स में छूट नहीं देनी चाहिए थी? इन स्कूल्स को क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स में छूट नहीं देनी चाहिए थी? और क्यों? चूंकि आप विपक्ष में हैं, ये सवाल इसलिए आपसे मैंडेटरी है कि आपने उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, आपको मैं बता दूं कि सदन के अंदर जब भी जो आवाज उठती है वो आवाज आप तक सारी नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही था। दूसरी चीज, वक्त पे समय पे मेरी एक ही डिमांड रही है 2017 से, दिल्ली के अंदर हाउस टैक्स को माफ किया जाए। ये हमारी पार्टी का भी, कमर्शियल कोई भी कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक, जो हमारा अगली बार आपकी सरकार बनेगी तो अगर सरकार आएगी तो हमारी, पिछली बार भी हम लोगों ने मैनिफेस्टो में डाला था, इस बार डालेंगे, जो डोमेस्टिक जो है वो हम लोग सबका माफ करेंगे और कमर्शियल के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर हमें लगेगा कि बेहतर हो सकता है तो वो भी माफ करेंगे। कमर्शियल में भी हम लोग कैटेगराइज यही जो मेन चीज है, सभी को एक पैमाने पे नहीं तोड़ना चाहिए। कोई जो गरीब वर्ग का जो व्यापारी है, जो अपनी दुकान चला के रोटी कमा रहा है, उसको हम छूट दे सकते हैं। 10 करोड़ का जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहा है, लेकिन छोटा वाला नहीं दे सकता। तो वो हमारा पहले दिन से
हमारी डिमांड, और मेरी सदन में हमेशा ही डिमांड रही है, चाहे मैं एक नॉर्मल काउंसलर की तरह से मैंने आवाज उठाई हो, चाहे मैंने लीडर ऑपोजिशन की तरीके से आवाज उठाई है, जब भी आवाज उठाई है कि हाउस टैक्स को माफ किया जाए। और दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आज भी कॉर्पोरेशन सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो वहां से आपको हाउस टैक्स लेने का मतलब नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। तो वो आवाज हम लोग उठा रहे हैं, और मैं आपको वायदा कर रहा हूं दोबारा हम लोग बात करेंगे और हाउस टैक्स को हम एजेंडे में रखेंगे अपने मैनिफेस्टो में। अगर हमारी कॉर्पोरेशन में 2022 में सरकार बनती है तो हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे सर। नेताओं से हर बार मैं सहमत हूं ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार असहमत रहूं ये भी जरूरी नहीं है। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे टैक्स आप सर्विसेज के लिए प्ले करते हैं, और अगर जब सर्विसेज ना मिल रही हो तो टैक्स छूट मिलनी चाहिए। सर, विधानसभा है देश के अंदर, लोकसभाएं हैं, राज्यसभाएं हैं, सबकी कार्यवाहियों का लाइव प्रसारण होता है। आपकी एक दिन की मीटिंग होती है, इसका लाइव प्रसारण क्यों नहीं करवाते? क्यों जनता अनिभिज्ञ रहे? आप लोग क्या कर रहे हो बैठ के वहां? ये विपक्ष से इस बात को आज से नहीं, हाँ। मैं लगभग 2017 से इस बात को कंटिन्यूस उठा रहा हूँ कि जब विधानसभा और लोकसभा लाइव चल सकती है, सिस्टम नहीं है आप लोगों के और हम लोग इतनी बड़ी मतलब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उन्हीं की सरकार है निगम के अंदर, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है। और 2022 में मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे आपको वायदा कह रहा हूँ मैं, हाँ कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा इनको, आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, और इनको आप देख लेना, इसको वीडियो को उठा के 2022 के अंदर पहले या दूसरे सदन के बाद जैसे स्टार्ट होंगे हमारी सरकार शुरू होगी, तो लाइव टेलीकास्ट आपका सदन से सभी को, दिल्ली को और देश की जनता को देखने को मिलेगा। आपकी यहाँ की जनता जो है वो देखे कि आपका पार्षद आपके क्षेत्र की समस्या, दिल्ली की समस्या उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। ये हमारे अंदर भी दर्द है, हम क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते हैं, वहां हमारे को वीडियो नहीं बनाने देते, वहां हमारे लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाता है, तो ये छुपा क्यों रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही भाजपा। आर यू श्योर अबाउट दिस? मतलब आप बार बार कह रहे हो कि हम 2022 में ये कर देंगे वो कर देंगे, आप सरकार बना रहे हैं क्या? आप सरकार दिल्ली की जनता बनाएगी, और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता एक बार हमारे ऊपर निगम में विश्वास करके देखे, तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर विकास की गति जो है वो किस तरीके से स्पीड पकड़ेगी। सर, अपन हाइपोथेटिकल कंडीशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं और एक मिनट थोड़ी मैथ्स की बात करते हैं। 2015 में आपको बहुमत मिला, कांग्रेस 0 थी, उनको विधायकों को भी उतनी ही सीटें, उतने वोट्स मिले थे जो शायद निगम पार्षद को मिलते हैं। 2017 के अंदर कांग्रेस एक्टिव हुई, वोट शेयर बढ़ा उनका, इसका नुकसान ये हुआ कि आप सरकार नहीं बना पाए। 2019 में कांग्रेस सेकंड नंबर पे थी लोकसभा पोल्स में, नुकसान ये हुआ कि आप तीसरे नंबर पे थे और आपको ज़्यादा वोट नहीं मिले। 2020 कांग्रेस की स्थिति फिर से वही हो गई जो 2015 में थी, उतने ही वोट मिले जो शायद किसी निगम पार्षद के कैंडिडेट को मिलते हैं, उससे भी कम। अगर अब कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है, जो उन्होंने शुरू भी किया है, पोल खोल अभियान, आप बीजेपी के खिलाफ, आपके खिलाफ, तो फिर तो मैथ्स ये कहती है कि आप फिर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप पे काडर वोट तो है ही नहीं, कांग्रेस का ही वोट तो आप पे गया था। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का पूरा कैडर वोट है, और कांग्रेस को तो दिल्ली की जनता ने 15 साल में देख लिया है कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। आज के समय में एक मेरे वार्ड की मैं बता रहा हूँ आपको, 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, मेरे वार्ड से 492 वोट कांग्रेस को मिला है। तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस को किस लेवल पर लोग देखते हैं कि कांग्रेस की, तो मैं बता रहा हूं आपको 95% 2022 के चुनाव में जमानत भी नहीं बचेगी कैंडिडेट होगी। ये बुरी हालत आज कांग्रेस को है, कांग्रेस से लोगों की नफरत हो गई लोगों को। तो फिर 2019 में उनके साथ अलायंस क्यों? मैं बता रहा हूं ना, कोई अलायंस नहीं करना चाहे तो कौन कह रहा है आपको? लोकसभा में अलायंस की बात किसने कहा? किस नेता ने कहा? हमारे बताओ। लगातार आप अपने मन से बना, नहीं कोई गलत वीडियो चला दूंगा सर, बिल्कुल गलत फहमी है। मैं वीडियो चला दूंगा, वीडियो चला दो आप, चलिए ठीक है, वीडियोस आप चला दो, कोई अलायंस की नहीं है। जिस पार्टी को हमने खत्म किया है दिल्ली से, उनके भ्रष्टाचारों को उजागर किया है, दिल्ली की जनता ने उनको जीरो कर दिया है। दिल्ली की जनता ने जीरो किया है उनको, और आने वाले भविष्य में भी वो जीरो ही रहेंगे। अब दिल्ली से सीतापुरी पे आते हैं और अंतिम सवाल लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके कौन से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से जनता आप पर दोबारा भरोसा जताएगी? और सबसे पहली बात, जनता तो बाद में जताएगी, पार्टी आप पे भरोसा जताएगी टिकट देकर। देखिए, ये तो पार्टी का विश्वास है कि पूछा है आपसे। हम लोग 2017 के अंदर उस समय पे चुनाव जीत के आए थे, जिस टाइम पे बीजेपी की वेव थी यहाँ पर। बीजेपी की वेव बनने का कारण हो सकता है कि हम लोग पंजाब का चुनाव हारे,
ठीक है, दिल्ली में रजौरी गार्डन का चुनाव था। मैं हारना नहीं कहूंगा उसे, हारना नहीं, बल्कि हारे नहीं थे, हम लोग अच्छा की परफॉर्म उम्मीद थी किया। कि हमारी उम्मीद थी कि हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे, सरकार बनाएंगे वहाँ पर। वो तो उम्मीदों का कोई हम संयम लोगों नहीं की है। सरकार बन रही थी वहाँ पर, बट वो सरकार नहीं बन पाई, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा दिल्ली में बनना पड़ा। और यूपी के अंदर उस समय पे बीजेपी की सरकार बनी, तो कई फैक्टर ऐसे थे। और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी भी, मुझे नहीं लगा कि वो शायद उस टाइम पे इतना कॉर्पोरेशन को सीरियस ले रही थी जिस तरीके से आज सीरियस ले रही है पार्टी। आज हमारे दुर्गेश पाठक जी और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मेहनत कॉर्पोरेशन के ऊपर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि इस बार 2022 में सरकार बननी हमारी तय है। दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है और उस समय पे चुनाव जीता था जिस समय पे पार्टी की वेव नहीं थी। तो पार्टी ने 5 साल, 4.5 साल का, 5 साल का कार्यकाल देखी है कि पार्टी के लोगों ने मुझे मौका भी दिया, मैं लीडर ऑपोजिशन भी बनाया यहाँ पर सबसे कम उम्र का। उसके बाद कंटिन्यूसली पब्लिक के बीच में हूँ। तो ये पार्टी के हाथ में है कि पार्टी इस बार दोबारा मौका देगी नहीं देगी, वो तो कहना बड़ा अगर अजीब दे होगा। दिया तो जनता देने के बाद जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है। जनता के बीच में कारण है, देखिए जब 5 साल पहले जब मैं निगम पार्षद बना था तो उस समय पे बहुत समस्याएं हमारे वार्ड के अंदर थी। जैसे एक कूड़े की गाड़ी सबसे बड़ी जो समस्या मानी जाती है निगम पार्षद के लिए, वो साफ सफाई और कूड़े की जो समस्या वो होती है। तो कूड़े के अंदर लोग रोड पे फेंक देते थे क्योंकि गाड़ियां नहीं थी हमारे यहाँ पर। सिर्फ 2 गाड़ियां मुझे मिली थी जब मैं काउंसलर बना था। 3 महीने के अंदर अंदर मैंने 6 से 7 गाड़ियां करी और हर घर पर मेरा, अभी भी आप जब आए थे तो उससे पहले भी मेरी 10 मिनट, सिर्फ एक गली के अंदर कूड़े की गाड़ी नहीं गई तो उसके ऊपर मैंने 10 मिनट लगाया, सभी अधिकारियों को लाइन पे लेके एक नॉर्मल समस्या सॉल्व की। तो मेरा फोकस है कि जब गलियों के अंदर, घरों में गाड़ी जाएगी, कूड़ा जो है घर से निकलेगा वो रोड पे नहीं फेंकेगा, गाड़ी के अंदर फेंकेगा। तो वो समस्या पूरी 100% वार्ड के अंदर सब जगह गाड़ियाँ जा रही है हमारी। उसके बाद साफ सफाई के अंदर बेहतर काम हुआ है। स्ट्रीट लाइट जो थी बैक गलियों के अंदर, आज भी आप देखेंगे कि कुछ गलियां हमारी रह गई है जिसके अंदर हम लोग लाइटें नहीं लगा पाए, क्योंकि लाइटें जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं मिल पा रही, कोरोना का वजह भी थी। पर लगभग 1500 लाइटें मैंने स्ट्रीट लाइटें नहीं लगवाई है। तो जो बैक गलियां थी जहाँ पर डार्क स्पॉट्स थे वहाँ पर सब जगह हम लोग लगभग 90% अचीव कर चुके हैं। कुछ रह गए तो वहाँ पर दिवाली से पहले या 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग वो भी कंप्लीट कर देंगे। आप कैमरा लेके घूमिएगा किसी बैक गली के अंदर, कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ अंधेरा होगा। फिर भी अगर मिलेगी जो आपके कैमरे को मिलेगी तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हफ्ते भर के अंदर वो भी आपको डार्क स्पॉट नहीं मिलेंगे। हो सकता है हमारे से कोई रह गई हो। उसके अलावा जो भी भ्रष्टाचार होता था जैसे बिल्डिंग विभाग के अंदर है, आज आप कैमरा लेके घूमिए, जो मकान बना रहे हैं लोग उनसे पूछे कि कोई एमसीडी वाला आपसे पैसे लेके जाता है क्या। उसके ऊपर मैंने खुद पर्सनली मैं ध्यान रखता हूँ कि कोई भी आदमी उससे पैसा ना लेके जाए। देखिए कोई आदमी अगर जबरदस्ती किसी को पैसा दे देता है उसकी हमारी गारंटी नहीं, बट मेरे यहाँ पर 99% करप्शन में गिरावट आई है। जो मकान बना रहे हैं उनके यहाँ से हम पैसे नहीं लेके जाने देते। तो तमाम जो काम है, डेंगू मलेरिया का आप ले लीजिए, फॉगिंग के ऊपर मैं 2.5 महीने से 2 महीने से रेगुलरली, आप मेरी फेसबुक देखिएगा तो डेली लाइव आती है सुबह और शाम की। मैं खुद जाके धुआं करवा रहा हूँ, डेंगू के घरों में जाके लार्वा चेक कर रहा हूँ, दवाइयाँ डलवा रहा हूँ। तो एक मेरा व्यक्तिगत भी जो एफर्ट्स है लोगों के लिए तो वो है। उसके बाद जो कोरोना के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड वेव आई तो मैंने खुद 5-5, 6-6 बार घरों पे जाके अपने प्राइवेट ट्रैक्टर मंगवा के मैंने घर सैनिटाइज करवाए। लोगों के बीच में हौसला बढ़ाया लोगों का, क्योंकि जब कोरोना था तो लोग घर में थे, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो उस समय पे मैं लोगों के घर में गया और 5-5, 6-6 बार लोगों के गलियों में जाके सैनिटाइज किया। लोगों के हौसले बढ़े। खाना मैंने जहाँ पर भी था वो अपने पॉइंट चलाए हुए थे, 17-18 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर कोई आदमी व्यक्ति भूखा न रहे, सूखा राशन दिया। जो मदद मुझसे हो सकी वो मदद मैंने करी सारी। और तमाम जो कॉर्पोरेशन के जो काम होते हैं वो काम जो भी है वो बेहतर तरीके से किया। अभी एक डावड़ी मोड़ पे आप देख रहे होंगे कि काम चल रहा है, तो डावड़ी मोड़ का एक ब्यूटिफिकेशन का काम वो मैं करवा रहा हूँ। आप देखिएगा कि लोग दिल्ली में जाते हैं दूसरी जगह सेल्फी खिंचवाने के लिए, कुतुब मीनार, अब लोग डावड़ी मोड़ पे आएंगे सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि ऐसा एक सेल्फी वॉल वहां पर लग रहा है नीरज चोपड़ा की। और एक आई लव दिल्ली जो बड़े आपने देखा डिजिटल बोर्ड जो होते हैं, तो उसका लगभग दिवाली के बाद, मेरा प्रोग्राम था दिवाली से पहले उद्घाटन करना, बट उम्मीद है कि वो दिवाली के बाद अब होगा। तो लोग वहां पर सेल्फी लेने के लिए ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम जा रहे हैं। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, सवालों का हालांकि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंच अभी भी बचा हुआ है, लेकिन हाँ दूसरी बार मुलाकात हो इस चीज के लिए जरूरी है कि हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करें। हालांकि ये बेसलेस रूथलेस थ्योरीज होती हैं कि जब भी एक ही पार्टी के 2 व्यक्ति पावर में हो तो पावर का क्लैश होता है। आपके राजेश ऋषि से और राजेश ऋषि के आप से कैसे संबंध है? अच्छे संबंध, क्योंकि इसके र्यूमर्स बहुत ज्यादा है। अच्छे संबंध है दोनों के। मतलब कि आपका काम कर देते हैं विधायक जी? मेरा काम कोई भी राजेश जी रोकते नहीं है। दूसरी बात,
पहली बात तो राजेश भाई को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी है, चाहे वो किसी के भी हो, वो मेरे डायरेक्ट फोन पे काम कर देते हैं। अगर कोई भी सड़क बनवानी है, कोई भी सीवर की लाइन डलवानी है, तो मुझे राजेश भाई की जरूरत भी कम पड़ती है। तो इसका फायदा मिलेगा ना? बिल्कुल फायदा मिलता है। और राजेश ऋषि जी से हमारे को कोई दिक्कत नहीं, ना उनको हमारे को कोई दिक्कत है। और लोगों का र्यूमर जो कांग्रेस बीजेपी वाले हैं ना, उनको काम है सिर्फ फैलाने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ जनप्रतिनिधि के एपिसोड 3 में प्रवीण कुमार, जो कि 17S से निगम पार्षद हैं। खुद ही इंटरव्यू में बताया इन्होंने कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन सबसे कम उम्र में बने थे। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार इंटरव्यूज का दौर चालू रहेगा। प्रवीण जी से अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो कमेंट्स में डाल दीजिए। हमारा आपसे वायदा है कि सवाल चाहे कितना भी कठोर हो, हम पूछेंगे जरूर। और भी निगम पार्षदों के हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। 272 एपिसोड्स आपको जनप्रतिनिधि के देखने को मिलेंगे। तो किसी भी निगम पार्षद से आपका कोई भी सवाल हो, उसे भी कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। धन्यवाद।